मेरे प्यारे दोस्तों, प्योर सोल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि सीचन और लेंजा को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। मिसेस लैन सीचन से कहती है कि जल्दी से विंग को ढूंढो। सीचन कहता है, क्या आप विंग की फ़ोटो मुझे दिखा सकते हो? मिस्टर लैन कहते हैं, मेरे साथ चलो। विंग के कमरे में उसकी बहुत सारी फ़ोटो है। सारे जने विंग के कमरे में जाते हैं। जब सीचन विंग की फ़ोटो देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये वही विंग है जिसे अभी वो धक्का दे के आए हैं। अब उनका दिल बैठा जा रहा था। लेंजा बहुत ही गुस्से से सीचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ब्रदर, अब आप पेरेंट्स को कुछ बताएंगे नहीं? बताइए आपने क्या किया है। सीचन कहते हैं, लेंजा अभी चुप हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगा। पहले मॉम को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मिसिस लैन कहती है, मुझे बताओ तुमने कुछ किया है क्या? सीचन कहते हैं, नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, पहले आप हॉस्पिटल चलिए। जब हम मैंसन पहुंचेंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ऐसा कह के सीचन मिसिस लैन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर मिसिस लैन का चेकअप करते हैं और कहते हैं, मिसिस लैन बिल्कुल ठीक है, बस आप उन्हें अभी ज़्यादा चलाइए नहीं, उन्हें व्हील चेयर का यूज़ करने दीजिए। मिसिस लैन का डिस्चार्ज करा के सीचन उन्हें मैंसन लेके आता है। अब लैंसन में सब सीचन के बोलने का इंतज़ार करते हैं। सीचन अपने घुटनों पर बैठकर अपनी नज़रें नीचे करके मिस्टर और मिसिस लैन से कहता है, मॉम डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि विंग ने आपको मार डाला था, इसलिए मैंने उसे उसी हील से धक्का दे दिया। मॉम डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा नहीं किया। प्लीज़ मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मिसिस लैन से रहा नहीं जाता। वो गुस्से से सीचन के पास जाती हैं और उन्हें खिंचा के एक चाटा लगाती हैं और कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? जिस बच्चे ने हमारी जान बचाई तुमने उसी को मार डाला। अब हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? हमने तुम्हें ये ऐसे संस्कार दिए थे कि तुम किसी का खून कर दो। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। ढूंढो विंग को, जल्दी ढूंढो और दुआ करो कि वो सही सलामत हो। अगर उसे कुछ भी हुआ होगा तो तुम भूल जाना कि तुम्हारे कोई मॉम डैड भी थे। ऐसा कहकर मिसिस लैन मिस्टर लैन और लेंजा को अपने साथ कमरे में ले जाती है। इधर सीचन फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, फिर जिन गंगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? वो वीडियो कहाँ से आई? उस वीडियो में तो साफ दिख रहा था कि उसमें विंग ने मेरे पेरेंट्स को धक्का दिया है। फिर वो उठता है और पीछे पीछे अपने पेरेंट्स के जाता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है मिस्टर लैन, मिसिस लैन और लेंजा रो रहा था। वो उनके पास जाता है और कहता है, डैड, मुझे नहीं पता था कि विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो वीडियो देखा था जिसमें साफ पता चल रहा था कि उसने आपको धक्का दिया है। मिस्टर लैन सीचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे वो वीडियो दिखा सकते हो? सीचन हाँ में अपना सर हिलाता है और मोबाइल से वो वीडियो निकाल के मिस्टर और मिसिस लैन को दिखाता है। जब वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें साफ समझ में आ जाता है ये किसका प्लान है और वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कई बार कहा कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया ना? देखो उसने क्या किया है। इतनी अच्छी साजिश रची कि एक बेचारे बच्चे को फंसा दिया। हमें धक्का विंग ने नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया था। जाओ अब उसे सजा दो। अब यहाँ पे क्या बैठे हुए हो? जाओ अपने बॉयफ्रेंड को भी वहीं से धक्का दे दो जहाँ से तुमने विंग को धक्का दिया था। अब यहाँ पे क्या मुंह लटकाए बैठे हुए? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। फिर सीचन वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है और मन में सोचता है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना डरावना चेहरा था, मुझे तो पता ही नहीं था। जिन गाँव को इतने स्माइल से, इतनी पोलाइटली सबसे बात करता था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब झूठ बोल रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं विंग को कहाँ से लाऊं? विंग क्या बचा होगा? फिर वो थोड़ी देर सोचता है और अपने कुछ लोगों पे कॉल करता है और कहता है कि विंग का पता लगाओ, क्या वो सही सलामत है? जाके पता लगाओ झरने के पास कि उसकी बॉडी वहाँ पे है या नहीं। इधर झरने के अंदर एक अलग दुनिया थी
जिन्हें हम मरमेड कहते हैं। मरमेड किंग और क्यून को काफ़ी सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। जब वो गुरु माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरु माँ, हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी कोई बेबी हो, लेकिन कभी हमारा कोई बेबी नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। गुरु माँ मरमेड क्यून की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम्हें बेबी होगा, लेकिन तभी हो सकता है जब कोई प्योर सोल तुम्हारे पास पहुंच जाए। वही सोल तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लेंगे और इंतज़ार करो कि वो सोल तुम्हारे पास पहुंचे। ऐसा कह के गुरु माँ वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बाद वाटर किंग के पास कुछ गार्ड आते हैं और कहते हैं, किंग, हमारे पानी में कुछ खून नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि झरने के पास कोई है, क्या मैं वहाँ जाके देखूं? किंग कहते हैं, जाओ देखो वहाँ पे कौन है। जब वहाँ ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं क्यूट सा लड़का जिसके माथे से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, वहाँ पे बेहोश पड़ा है। वो गार्ड उस बच्चे को नीचे लेके आते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं, विंग था। जब वो झरने पे गिरा था तो उसका माथा एक पत्थर से टकरा गया था और वो वहीं पे पड़ा था। जब गार्ड उसे नीचे लेके जाते हैं तो मरमेड क्यून को उस बच्चे को देख के बड़ा प्यार आता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं, जो वहाँ का बेस्ट डॉक्टर था। जब वो डॉक्टर विंग का चेकअप करता है तो क्यून से कहता है, क्यून, ये बच्चा नहीं बच सकता, मैं इसे नहीं बचा सकता, इसका बहुत सा खून बह गया है। और डॉक्टर क्यून को सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। क्यून कुछ समय बाद गुरु माँ को बुलाती है। जब गुरु माँ विंग को देखती है, जैसे ही वो विंग के सर पे हाथ रखती है, गुरु माँ को विंग का पिछला सब कुछ दिखने लगता है और वो क्यून से कहती हैं, बेटा, ये बिल्कुल प्योर सोल है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका सोल तुम्हारे बॉम्ब में डाल सकती हूँ और ये बच्चा तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लेगा। अगर तुम ऐसा चाहो तो बताओ। क्यून खुश हो जाती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है। गुरु माँ विंग की आत्मा निकाल के क्यून के बॉम्ब में डाल देती हैं। जब विंग के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो मर जाता है। तो गार्ड पूछते हैं, क्यून, अब इसकी बॉडी का क्या करें? तो किंग जवाब देता है, इसकी बॉडी को वापस झरने के पास रखाओ, इसके पेरेंट्स कोई ढूंढ रहा होगा इसके शरीर को। तो गार्ड वैसा ही करते हैं, विंग का शरीर उठाते हैं और झरने के पास रखाते हैं। इधर सिचैन के आदमी जब झरने के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक बॉडी नज़र आती है। वो उसी समय सिचैन के पास कॉल करते हैं और कहते हैं, सर, हमें यहाँ पे एक लड़के की बॉडी नज़र आई है, हम क्या करें? सिचैन का मानो दिल ही थम गया हो। वो फिर भी अपनी हकलाती हुई आवाज़ में कहता है, उसकी बॉडी को मेरे मेंशन में लेके आओ। सिचैन के आदमी ऐसा ही करते हैं, विंग की बॉडी को उठाते हैं और लैंड मेंशन में लेके चले जाते हैं। जैसे ही लैंड मेंशन में विंग की बॉडी पहुंचती है, वहाँ पे सबकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे ही मिसेस लैन को होश आता है कि उन्होंने क्या देखा और उनके बेटे ने क्या किया, वो अपनी सीट से उठती हैं और फिर सिचैन के पास जाती है। सिचैन को फिर से वो चाटा मारती है और उनका कॉलर पकड़ के कहती है, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। आज से तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारी माँ नहीं। अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ऐसा कह के वो मिस्टर लैन और लैंजो को लेके उस मैंसन से निकल जाते हैं। इधर सिचैन बुरी तरीके से रोने लगता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं? क्या मेरे पेरेंट्स मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे? और फिर मन में सोचते हैं, मैं इस जिन गैंगो का क्या करूं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के सिचैन अपना फ़ोन बाहर निकालते हैं और जिन गैंगो को कॉल करके कहते हैं कि मैंसन जल्दी आओ। कुछ समय बाद जिन गैंगो मैंसन पहुंच जाता है। वो मैंसन पहुंचते ही सिचैन के गले लगता है और कहता है, सिचैन, आपने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? सिचैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो जिन गैंगो का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? तुम्हारे वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। जिन गैंगो को कुछ समझ में नहीं आता कि ये मरे हुए पेरेंट्स के लिए क्या कह रहा है। जिन गैंगो कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स तो मर चुके हैं,
तुम किस पेरेंट्स की बात कर रहे हो? सिचन चिल्ला के कहते हैं, मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं। विंग ने मेरे पेरेंट्स की जान बचा ली थी, जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया। इसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। आज मैं इस मैंसन में बिल्कुल अकेला हूँ। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? जिन गांगो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सिचन के पैर पकड़ के कहते हैं, प्लीज़ सिचन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिचन गुस्से से उसका बाल पकड़ते हैं और कहते हैं, सच में तुम्हें माफ़ कर दूँ? अच्छा तो बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जिन गोंगो की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। सिचन स्मिक करते हुए कहते हैं, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? चलो फिर मैं तुम्हें बहुत ही प्यारी सज़ा देता हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। अब तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। जिन गांगो सिचन के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिचन फिर उसकी तरफ देख के कहते हैं, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम ना जी पाओ। तुम्हारे वजह से मैं तड़प रहा हूँ और तुम भी तड़पो। जाओ अब अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ऐसा कह के वो दो गार्ड को बुलाते हैं और जिन गोंगो को धक्का देके बाहर निकलवा देते हैं। जब जिन गोंगो अपने मैंसन पहुंचता है, वो बहुत फूट फूट के रोता है और कहता है, सिचन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मैं इस ज़िंदगी का क्या करूँगा? और वो जहर खा लेता है। जब जिन गोंगो के पेरेंट्स जिन गोंगे के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेसुध ऐसे ही पड़ा है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जिन गोंगो को मृत घोषित कर देते हैं। ये खबर सिचन के पास भी पहुंचती है। जब ये खबर सिचन के पास पहुंचती है, वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, जिन गोंगो तुम्हें कितनी आसान सज़ा मिली ना। तुम इस दुनिया से चले गए और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। ना मेरे पेरेंट्स ना मेरे ब्रदर, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। ऐसा कह के सिचन कार निकालते हैं और अपने मॉम डैड के मैंसन के पास जाते हैं और दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठ के वो आवाज़ लगाने लगते हैं, मॉम डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एक बार दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसा करता? प्लीज़ क्या आप मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ बस एक बार मौका दे दीजिए। मिसेस लैन दरवाज़ा खोलते हैं और देखती हैं कि उनका बेटा बुरी तरीके से रो रहा है। फिर भी उनका दिल नहीं मानता कि वो एक खूनी को कैसे अपने दिल में जगह दे सकते हैं। जिस बच्चे ने उनकी जान बचाई, उसके खूनी को वो वापस कैसे माफ़ कर सकते हैं? ऐसा सोचकर वो दरवाज़ा सिचेन के मुंह पर बंद कर देते हैं और कहती हैं, हमारा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम लेंजा है। अब अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना और यहाँ से चले जाओ। अब विंग की मौत को पूरे 9 महीने बीत चुके थे। सिचन हर रोज़ मिस्टर और मिसेस लैन के पास जाकर माफ़ी मांगता था, लेकिन मिस्टर और मिसेस लैन उनसे माफ़ नहीं करते थे। इधर वाटर में विंग का जन्म होता है। मरमेड की दुनिया में बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जाता है। आखिर उनके किंग और क्वीन को इतने सालों बाद कोई बच्चा हुआ था। जब विंग का जन्म होता है, सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं। इतना प्यारा बच्चा, नीली नीली आँखें, होठों के नीचे मोल। सब उस विंग को देख के बहुत खुश होते हैं और एक एक करके सब उससे प्यार करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इतने में ही गुरु माँ आती हैं। जब वो विंग को देखती है और अपना हाथ विंग के सर पर रखती हैं तो वो कहती हैं, क्यों ये बच्चा बहुत ही स्पेशल है। इसका जन्म कुछ स्पेशल पावर के साथ हुआ है। हमारे मरमट को 18 साल के बाद उनके पैर मिलते हैं, लेकिन इस बच्चे को बचपन से इसके पैर मिल जाएंगे। जब भी ये धरती पे जाएगा, इसकी पूँछ पैरों में बदल जाएगी। आपको इस बच्चे का स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा और मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अभी से ही धरती पे अपना कारोबार स्टार्ट कर दो, जिससे आपको आगे फ्यूचर में सुविधा हो, क्योंकि इसके फ्यूचर में कुछ और ही लिखा है जो इसके लिए ज़रूरी है।
गुरुमा विंग के पिछले जन्म की सारी बातें किंग और क्यून को बता देती है। क्यून को ये बात सुन के बहुत दुख होता है कि विंग ने अपने पिछले जन्म में इतना सहा, लेकिन वो कसम खाती है कि वो विंग को बहुत प्यार करेगी। किंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे ये सारी बातें सुन के, और वो विंग को चूमने लगते हैं। फिर वो गुरु माँ से पूछते हैं, गुरु माँ हम इस बच्चे का क्या नाम रखें? गुरु माँ कहती हैं, मेरे ख्याल से इसका नाम विंग ही रखना चाहिए, क्योंकि इसे अपने बहुत सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। ऐसा कह के गुरु माँ वहाँ से चली जाती है। मरमेड की दुनिया में सारे मरमेड विंग से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर डिमांड पूरी करते थे। अब विंग के जन्म को पूरे 2 साल बीत गए। विंग 2 साल का हो गया और लेंजा 8 साल का, सिचन 20 साल का। विंग 2 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर था। वो बड़ों की सारी बातें समझता था। शायद वो स्पेशल पावर के साथ पैदा हुआ था, इसलिए। ये देखकर किंग और क्यून बहुत ही परेशान थे कि इतना छोटा बच्चा बड़ों की सारी बातें समझता है। फिर वो विंग को लेकर गुरु माँ के पास जाते हैं और गुरु माँ से पूछते हैं, गुरु माँ विंग इतना छोटा है और बड़ों की सारी बातें समझता है, ऐसा क्यों? गुरु माँ किंग से कहती हैं, किंग मैंने आपसे पहले ही कहा था कि विंग कुछ स्पेशल पावर के साथ पैदा हुआ है। ये नॉर्मल मरमेड की तरह नहीं है। ये अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी मैच्योर है और ये बड़ों की सारी बातें समझेगा। क्यून कहती है, गुरु माँ इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये सब 2 साल का होके बड़ों जैसी बातें करता है? गुरु माँ स्माइल करती है और कहती है, नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात ना मान के गलत किया। क्यून गुरु माँ की तरफ देखती है और पूछती है, गुरु माँ मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? गुरु माँ कहती है, मैंने विंग के जन्म के समय ही तुमसे कहा था कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में चले जाना चाहिए, ये विंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यून को इस बात पे गुस्सा आ जाता। क्यून कहती है, गुरु माँ मैं नहीं चाहती कि विंग उस दुनिया में दोबारा जाए। गुरु माँ कहती है, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम किस्मत पलटना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम किस्मत को एक नया मोड़ दे दोगे। फिर मेरे पास मत आना कि गुरु माँ ऐसा हो गया, फिर मुझसे कुछ मत कहना। ऐसा कह के गुरु माँ अपने ध्यान में लग जाती है और किंग और क्यून विंग को लेकर वापस अपने महल में चले जाते हैं। किंग और क्यून बहुत ही परेशान थे कि गुरु माँ का कहने का मतलब क्या है, हम कौन सी किस्मत पलट देंगे। फिर क्यून किंग से कहती है, किंग मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि विंग उस दुनिया में दोबारा जाए। मैं विंग को खोना नहीं चाहती, प्लीज़ कुछ करो। किंग कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हमें गुरु माँ की बात मान लेनी चाहिए? क्यून चिल्ला के कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं विंग को उस दुनिया में नहीं लेके जाऊँगी। ऐसा कह के क्यून विंग को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर 8 साल का लेंजा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। मिस्टर लैन और मिसेस लैन ने कई बार लेंजा से कहा कि इतना चुपचाप रहना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन लेंजा को नए दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ किताबें पढ़ता और अपनी ही दुनिया में रहता। मिस्टर लैन और मिसेस लैन ये देख के बहुत ही परेशान थे कि लेंजा का क्या होगा। लेंजा विंग की मौत के बाद ऐसा हो गया। लेंजा बिल्कुल भी नहीं हंसता, वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो गया है। मिसेस लैन मिस्टर लैन से कहती है, हमें क्या करना चाहिए, ये सही है क्या? मिस्टर लैन मिसेस लैन से कहते हैं, फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेंजा भी नॉर्मल हो जाएगा। मिसेस लैन मिस्टर लैन से कहती है, एक बच्चे का इतना शांत रहना ठीक है क्या? मिस्टर लैन मिसेस लैन से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये नॉर्मल होता चला जाएगा और ये अपने दोस्त भी बनाएगा। ऐसा कहकर मिस्टर लैन मिसेस लैन को कंसोल कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस लैन मन में सोचती है, विंग की मौत से कितना कुछ बदल गया। हमारा एक बेटा हमसे अलग हो गया और एक बेटा इतना शांत हो गया। ऐसा कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर मरमेड की दुनिया में 2 साल के विंग ने सबकी नाक में दम कर रखा था। वो इतना शैतान था कि वो किसी की बात ही नहीं मानता था। कभी किसी का सामान चुरा लेना, कभी किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ें खा जाना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी। क्यों? जो बात विंग को करने से मना करती थी, विंग वही करता था। किंग और क्यून ने साफ साफ मना किया था
विंग, उस झरने के पास बिल्कुल मत जाना, वहाँ बहुत गंदे लोग रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से विंग चलना सीखा था वो झरने के पास जाके ही खेलता था, पूरा पूरा दिन वहीं बिता देता था। अब किंग और क्यून को भी ये बात नॉर्मल लगने लगी थी, क्योंकि विंग सुबह जाता और शाम को वापस आ जाता था। कभी कभार अगर विंग टाइम से महल वापस नहीं आता था तो किंग गार्ड को भेजकर विंग को वापस बुला लेते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विंग आराम से झरने के पास बैठा हुआ था और पहाड़ के ऊपर देख रहा था। आज भी विंग ऊपर पहाड़ को देख रहा है। देखने वाले को ऐसा लग रहा है जैसे कि विंग कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद विंग का दर्द विंग ही जान सकता है। इधर लैन सिचैन के मैंसन में एक कमरे में लैन सिचैन नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है और वो अपने घुटनों को बाहों से जकड़कर जोर जोर से रो रहा है और कह रहा है, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? ऐसा कह के सिचैन जोर जोर से रोने लगता है और सिचैन कुछ सोचता है और फिर कार की चाबी निकाल कर अपने पेरेंट्स के मैंसन की तरफ गाड़ी को भगाने लगता है। सिचैन की कार उसके पेरेंट्स के मैंसन के पास पहुंचती है और वो कार से निकलकर मैंसन के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, उसको दो गार्ड रोक लेते हैं। ये नई बात थी कि सिचैन को उसके पेरेंट्स के गार्ड ने अंदर जाने से रोक लिया। फिर सिचैन गुस्से में कहता है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? गार्ड कहते हैं, सॉरी यंग मास्टर, लेकिन आपके पेरेंट्स ने हमें मना किया है एंट्री करने के लिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिचैन वहीं बैठ के रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है, डैड, मॉम, आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि मैं भी मर जाऊं? कोई बात नहीं, आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और मेरी यही सज़ा होनी चाहिए। मैं भी उस हिल के पास जाके खुद कूद जाऊँ, शायद तब आप मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह के सिचन अपनी गाड़ी हिल की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही सिचन हिल के पास पहुँचता है, वो कार से बाहर निकलता है और चिल्ला के कहता है, विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं 3 साल तड़पा हूँ, 3 साल, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे माफ़ नहीं किया। क्या तुम आसमान से मुझे देख रहे हो? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? प्लीज़, कम से कम मरने के बाद तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कह के सिचन हिल से नीचे कूद जाता है। उधर छोटा सा विंग झरने के पास बैठा हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, वो अपना हाथ आसमान की तरफ करता है, मानो कि वो कैच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास इतनी पावर थी कि इस पावर की वजह से तेज की नहीं बल्कि धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे झरने के पास गिरते हैं, जिससे उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। सिचन ने डर के कारण अपनी दोनों आंखें कस के बंद कर रखी। जब सिचन आंखें खोलते हैं तो देखते हैं उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वो कहते हैं, क्या मैं मर गया और मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद? जब सिचन अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हैं तो देखते हैं बहुत ही क्यूट बच्चा वहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रहा है। सिचन भी उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेबी, तुम इतनी कम उम्र में मर गए? विंग बहुत ही मुस्कुरा के कहता है, किसने कहा कि मैं मर गया? मैं आपको मरा हुआ नजर आ रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, ये तो स्वर्ग है ना, मैं ऊपर पहाड़ी से मरने के लिए तो कूदा था, क्या मैं भी नहीं मरा? विंग तेज तेज के हंसने लगता है और कहता है, गगा, आप मजाक कर रहे हो क्या? आप भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ, कोई भी नहीं मरा। फिर सिचैन विंग की तरफ देख के पूछते हैं, लेकिन मैं तो ऊपर से कूदा था, तो मैं मरा क्यों नहीं? विंग स्माइल करके सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, मुझे कैसे पता कि आप क्यों नहीं मरे? मैं तो चुपचाप यहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर सिचन कहते हैं, लगता है भगवान भी मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहते। भगवान भी सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और पापी की जगह उनके पास नहीं। छोटे से विंग को सारी बात समझ में आ रही थी, क्योंकि वो बड़ों की सारी बात समझ सकता था। फिर विंग सिचन से पूछता है, गगा, आप पापी हो? आपने कोई पाप किया है क्या जिसके कारण आप मरना चाह रहे थे? सिचन विंग की तरफ देखता है और मन में सोचता है, ये इतना छोटा सा बच्चा है
और देखो कैसे सवाल पूछ रहा है। फिर सिचन विंग से कहते हैं, हाँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने एक मासूम की जान ली है और अब मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। विंग सिचन से कहता है, गगा मुझे नहीं लगता कि आपको मरना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को मना लो। फिर सिचन विंग से कहते हैं, तुम इतने छोटे से हो और देखो कैसे सलाह दे रहे हो। तुम बिल्कुल बड़ों की तरह बातें करते हो। फिर विंग कहता है, हाँ मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि मैं बड़ों की तरह बात करता हूँ। फिर सिचन को याद आता है कि इतना छोटा सा बच्चा झरने के पास अकेले क्या कर रहा है। सिचन विंग से पूछते हैं, बेबी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए हो? कुछ देर के लिए विंग शांत हो जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने साफ साफ मना किया था कि किसी को भी मरमेड की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताना। इसलिए विंग बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर सिचन विंग से पूछते हैं, तुम बता क्यों नहीं रहे? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? विंग कुछ समय सोचता है और फिर कहता है, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ ही थे और कुछ समय बाद यहाँ आ जाएंगे। फिर सिचन कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स का इंतज़ार करता हूँ तुम्हारे साथ बैठ के। कुछ समय बीत जाता है लेकिन विंग के पेरेंट्स नहीं आते। फिर सिचन कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तो अभी तक नहीं आए, अब तुम क्या करोगे? विंग कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करूँगा, आप अपने घर चले जाओ। सिचन कहता है, नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा कह के सिचन विंग को अपने गोद में उठा लेते हैं। सिचन विंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मेंशन लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ पे जंगली जानवर भी आने लगेंगे। ऐसा कह के सिचन विंग को ले जाने लगते हैं। विंग बहुत कोशिश करता है कि सिचन उसे ना लेके जाए। वो सिचन को समझाता है कि गगा मेरे पेरेंट्स मुझको यहीं लेने आएंगे, लेकिन सिचन नहीं मानता। फिर 2 साल का बच्चा भी क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस गग्गा को कैसे रोकूं। ये मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। विंग सिचेन की गोद से उतरने की कोशिश करने लगता है। विंग सिचेन से कहता है, गग्गा प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए, मेरे मम्मा डैडा मुझे यहीं लेने आएंगे। सिचेन कहता है, बेबी अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, इस समय तुम्हारे मम्मा पापा यहाँ नहीं आएंगे। कुछ समय बाद यहाँ पे जंगली जानवर आने लगेंगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। विंग फिर चुप हो जाता है और सिचेन उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। सिचेन की गाड़ी मैंसन की तरफ बढ़ने लगती है और विंग विंडो से बाहर झांक रहा था। उसे बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग पहली बार बाहर की दुनिया देख पा रहा था। कुछ समय बाद विंग सिचेन से कहता है, गगा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझे किडनैप कर रहे हो? सिचेन विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। मैं ऐसे सुनसान इलाके में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था, तुम ही बताओ। विंग मन में सोचता है और मन में ही कहता है, गगा को लग रहा है कि वो मेरी जान बचा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो मेरे मम्मा पापा से मुझे अलग लेके जा रहे हैं। लेकिन इनमें इनका भी क्या दोष, इन्हें क्या पता कि मैं एक मरमेड हूँ और मैं इन्हें बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने मुझे मना किया है। ऐसा कह के वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ समय बाद विंग को नींद आ जाती है। जब कार मैंसन पहुंचती है तो सिचन विंग को अपनी गोद में उठा के मैंसन के अंदर लेके जाने लगता है। सारे गार्ड और नौकर बहुत ही हैरानी से सिचन की तरफ देख रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बच्चे को सिचन इस मैंसन में लेके आया है। सब सर्वेंट सोचते हैं ये बच्चा बहुत ही स्पेशल होगा, तभी तो यंग मास्टर उसे यहाँ लेके आए हैं। सिचन उसे अपने कमरे में सुला देता है। इधर वाटर में रात होने जा रही थी लेकिन विंग अभी तक नीचे नहीं आया था। जब गार्ड झरने के पास जाके देखते हैं तो वहाँ पे विंग नहीं था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गार्ड घबराते हुए नीचे जाते हैं और क्वीन से कहते हैं, क्वीन हमें विंग कहीं नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें, वो झरने के पास नहीं है। क्वीन सारे गार्ड को ऑर्डर देती है कि झरने के आसपास के सारे गांव में जाके देखो कि मेरा विंग वहाँ पे है या नहीं। सारे गार्ड ऐसा ही करते हैं। वो झरने के पास जाते हैं और आसपास के सारे गांव में चेक करते हैं लेकिन उन्हें विंग कहीं पे भी नज़र नहीं आता। कुछ समय बाद सारे गार्ड वापस वाटर में चले जाते हैं।
सारे गार्ड क्यून से घबरा के कहते हैं, क्यून हमें विंग कहीं नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें। किंग और क्यून गुरु माँ के पास जाते हैं और गुरु माँ से पूछते हैं, गुरु माँ हमारा विंग हमें कहीं नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। आप तो अपनी शक्ति से हमें बता सकते हो ना कि विंग कहाँ है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। गुरु माँ क्यून की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम किस्मत बदलने की कोशिश करोगे तो कुछ और ही हो जाएगा। अब तुम मेरे पास क्यों आए हो, मैंने कहा था ना कि अगर कुछ होगा तो मेरे पास मत आना। गुरु माँ कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, जाओ वापस। किंग और क्यून अपने घुटनों पे आ जाते हैं और गुरु माँ से कहते हैं, प्लीज़ गुरु माँ हमारी मदद करिए, हम अपने विंग के बिना नहीं रह सकते। गुरु माँ कहती है कि तुम किस्मत बदल चुके हो, अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। मैंने तुमसे पहले कई बार कहा था कि जाओ धरती पे, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, लेकिन तुम 2 साल से यहीं पे थे। अब देखो क्या हुआ, अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, जाओ और ढूंढो विंग को। किंग और क्वीन वहाँ से वापस आ जाते हैं और क्यून तेज की रोने लगती है। किंग उसे कंसोल कर रहे थे। क्यून कहती है, किंग अब हम क्या करें, मैं विंग के बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ उसको ढूंढो, प्लीज़ उसे ढूंढो। किंग क्वीन से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम आज ही धरती पे जाएंगे और अपने बेटे को ढूंढेंगे। क्यून हाँ में सर हिलाती है और दोनों धरती के लिए निकल जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में जाके एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदते हैं और विंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब रात के 10 बज गए थे और सिचन के मेंशन में विंग अपनी छोटी छोटी आंखें धीरे धीरे खोल रहा था। सिचन कहता है, बेबी तुम जाग गए, चलो आ जाओ, अब डिनर कर लो। विंग अपनी बाहें सिचन की तरफ फैलाता है। सिचन भी बड़े प्यार से विंग को अपने गोद में उठा लेता है और विंग को डिनर टेबल पर लेके जाता है। डिनर टेबल पर बहुत सारे प्रकार के खाने रखे हुए थे। सारे नौकर आपस में बात कर रहे थे। आज काफ़ी दिनों बाद यंग मास्टर ने फरमाइश की है इतना अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए। ज़रूर ये बच्चा बहुत स्पेशल है जिसके लिए यंग मास्टर इतना केयर कर रहे हैं। सिचन विंग को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खिला रहा था और विंग भी अपनी मस्ती में सिचन के हाथों से खा रहा था। सिचन विंग से कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। सिचन कहता है, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा। क्यूट सा बेबी कहता है, मेरा नाम विंग है। जैसे ही सिचन विंग का नाम सुनते हैं सिचन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो विंग पूछता है, गगा क्या हुआ, क्या आपको किसी की याद आ गई। सिचन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे किसी की याद आ गई। विंग अपने छोटे छोटे आँखों से सिचन के आँखों पोंछता है और कहता है, गगा आप मत रोया करिए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सिचन ये बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और मन में सोचता है, ये बच्चा कितना क्यूट और मासूम है, आज इसके वजह से मेरी जान बच गई। अब मैं इसके लिए जीऊँगा और इसे कभी अपने पास से कहीं नहीं जाने दूँगा। ऐसा सोचकर सिचन विंग को कस के गले लगा लेते हैं और विंग भी अपने छोटे छोटे हाथों से सिचन की पीठ को सहला रहा था। और विंग कहता है, गगा आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिचन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम सब बातें ही बड़ों की तरह नहीं करते, तुम हरकतें भी बड़ों की तरह करते। देखो तुम मुझसे कितने छोटे हो और तुम मुझे कंसोल कर रहे हो। विंग मुस्कुराकर सिचन की तरफ देखता है और कहता है, गगा जब आप बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो तो मुझे भी तो बड़ों की तरह हरकतें करनी चाहिए ना। फिर दोनों तेज तेज के हंसने लगते हैं। ये देख के सारे नौकर भी खुश थे कि इतने सालों बाद आज यंग मास्टर दोबारा हंसने लगे हैं। डिनर कंप्लीट करके सिचन विंग को अपने कमरे में ले जाते हैं और उसे रात के लिए तैयार करते हैं। सिचन के पास कोई भी बच्चों वाले कपड़े नहीं थे, इसलिए वो अपने अलमीरा से अपनी एक शर्ट निकालकर विंग को पहना देते हैं। विंग उसमें बिल्कुल एलियन लग रहा था। ये देखकर सिचन तेज तेज के हंसने लगते हैं और सिचन विंग को चिढ़ाते हुए कहते हैं, विंग तुम तो बिल्कुल एलियन लग रहे हो। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है, गगा आप मुझे चिढ़ाओ मत, एक तो आप मुझे मेरे साइज़ के कपड़े नहीं दे रहे, ऊपर से कह रहे हो मैं एलियन लग रहा हूँ। फिर सिचन विंग को अपने गोद में उठाते हैं और कहते हैं, तुम एलियन नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, आ जाओ अब सो जाओ।
सिचन विंग को अपने सीने पे रख कर सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कडल करके पूरी रात बिता देते हैं। नेक्स्ट डे सिचन विंग को तैयार करके शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं और विंग के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। विंग को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने कभी भी पहले इतना बड़ा मॉल और ऐसे खिलौने नहीं देखे थे। सिचन विंग को अम्यूजमेंट पार्क लेके जाते हैं और दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं, अलग अलग राइड पे बैठते हैं। जब विंग और सिचन वापस मैंसन आते हैं तो दोनों इतने थक गए थे कि डिनर करके सीधा सो जाते हैं। इधर किंग और क्यून विंग को बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे। वो दुनिया वालों को अपना नाम मिस्टर वी और मिसेस वी बताते हैं। मिस्टर वी और मिसेस वी बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो विंग का पता लगा पाए, लेकिन वो कहीं भी विंग का पता नहीं लगा पा रहे थे। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से गुरु माँ भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर सिचन विंग की हर डिमांड पूरी कर रहा था। उसे तो जीने का मकसद मिल गया था। सिचन धीरे धीरे विंग से बहुत ज़्यादा अटैच होता जा रहा था, या कहो तो पॉजिटिव होता जा रहा था। सिचन विंग में अपना छोटा भाई देखता था। सिचन विंग से बड़े भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना पॉजिटिव होता जा रहा था कि वो विंग की हर हरकत पे नज़र रखता था और बीच बीच में गार्ड से भी पूछता था कि इस पे नज़र रखो कि वो यहाँ से कहीं जा ना पाए। सिचन ने पुलिस को भी मना कर दिया था कि विंग के माँ बाप को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। सिचन विंग को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, वो हमेशा विंग को अपने पास रखना चाहता था। विंग भी धीरे धीरे सिचन से कंफर्टेबल होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि विंग को अपने माँ पापा की याद नहीं आते थे, हमेशा रात को अपने माँ पापा का इंतज़ार करता था। लेकिन सिचन विंग से इतना प्यार करता था कि धीरे धीरे विंग को भी ये चीज़ अच्छी लगने लगती है। समय बीतता है और अब पूरे 4 साल बीत गए थे। विंग पूरे 6 साल का हो गया था। मिस्टर और मिसेस वी विंग को अभी तक नहीं ढूंढ पाए थे। ऊपर से गुरु माँ भी उनकी मदद नहीं कर रही थी। मिस्टर और मिसेस लैन के मैंसन में कुछ सर्वेंट आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है यंग मास्टर किसी बच्चे को पाल रहे हैं। तो दूसरा सर्वेंट कहता है, हाँ सुना तो मैंने भी है कि वो किसी क्यूट बच्चे को पाल रहे हैं। ये बातें मिसेस लैन भी सुन रही थी। मिसेस लैन मिस्टर लैन के पास जाती है और कहती है, आपको पता है कि हमारा बड़ा बेटा किसी बच्चे को पाल रहा है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा, मैं उससे मिलने थोड़ा ना जाता हूँ। फिर मिसेस लैन मिस्टर लैन से कहती हैं, क्या उसने शादी तो नहीं कर ली। मिस्टर लैन कहते हैं, अरे मुझे नहीं पता, मैं उससे मिलने नहीं जाता। अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो जाओ जाके पता कर लो। मिसेस लैन कहती है, कभी नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। उसने मेरे बीइंग को मार डाला था। जिस बच्चे ने हमारी जान बचाई थी और हमारी इतनी सेवा की थी, उसने उसे मार डाला था। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। फिर बड़े प्यार से मिसेस लैन मिस्टर लैन से कहते हैं, आपको पता है सर्वेंट्स कह रहे थे कि वो बच्चा बड़ा क्यूट है। मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ा ना देखा है उस बच्चे को। ये सारी बातें लैंजा भी सुन रहा था। जब भी उस बच्चे की बात होती, लैंजा का दिल तेज तेज के धड़कता। उसे समझ में नहीं आता कि उसका दिल उस बच्चे के नाम पे क्यों धड़क रहा है। आखिर क्या उसका कोई उससे कनेक्शन है। लैंजा का दिल कह रहा था कि वो भी उस बच्चे से जाके मिले, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो उस बच्चे से कैसे मिले। उधर सिचन के मैंसन में सिचन विंग से कहते हैं, विंग आज मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में कराऊंगा। विंग पाउट बना के कहता है, गगा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना है। सिचन कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा नोटी होते जा रहे हो, तुम्हें स्कूल जाना ज़रूरी है। तुम वहाँ जाओगे तो अच्छे अच्छे दोस्त बनाओगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। फिर विंग खुश होकर कहता है, गगा सच में वहाँ पे मुझे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। सिचन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे और तुम्हें वहाँ पे मज़ा भी आएगा। विंग ये बात सुनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिचन मन में सोचते हैं कि क्या विंग का एडमिशन लैंजा के स्कूल में कराना सही रहेगा। वो ये सोच ही रहे थे, लेकिन वो फिर सोचते हैं कि नहीं, वो दुनिया का बेस्ट स्कूल है, मुझे इसका एडमिशन लैंजा के स्कूल में कराना चाहिए। चलो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। ओके गाइस, बाय।